लकुम दीनकुम वलिय दीने कयों न कन्न कलाम सलामती सभिनला आहन अल्लाह जा अहकाम पर माझी महबत माम किया निभागन नसीब थे न की झेड़ा न की जंगू न की शैतान था चायूं न की झेड़ा न की जंगू न की शैतान था चायूं ओ हादी मौला हसन हुसैन इमाम मौला हसन हुसैन इमाम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं राइट्स वॉच और मैं हूं आपका मेज़बान अहमद सईद और मैं हूं असरा हक। नाज़रीन, आज के राइट्स वॉच में हम बात करेंगे मुज़ाहिमत की, और वो मुज़ाहिमत है इंतहा पसंदी के ख़िलाफ़। और वो हमें देखने को मिली है सिंध में, जहाँ पे एक बड़ी तादाद में सिविल सोसाइटी ने उस सोच के ख़िलाफ़ मुज़ाहिमत का ऐलान किया है जिसने कई जानें ली हैं, और जानें लेने का ये सिलसिला जारी है। हमने पिछले हफ्ते आपको जिस तरह बताया कि सिंध के इलाके अमरकोट में, और हम आपको ये भी बता दें कि इसका जो नया नाम है वो उमरकोट है, लेकिन इसका जो कदीमी नाम है वो अमरकोट है। उसके अंदर एक शख्स पे तौहीन मज़हब का इल्ज़ाम लगाया जाता है, उस पर मुकदमा दर्ज किया जाता है, लेकिन पुलिस उसको गिरफ़्तार नहीं करती, बल्कि उसको मुबैना तौर पर तौहीन मज़हब के इल्ज़ाम में एक पुलिस मुकाबले में हलाक कर देती है। उस शख्स जिसका नाम डॉक्टर शाहनवाज था, उसकी लाश जब पुलिस ने वर्सा को दी, तब भी जो शिद्दत पसंद अनासर थे उन्होंने उसकी लाश को छीना और उसकी लाश की बेहुरमती की। इस वाक़े के बाद बहुत सारे लोग सवाल कर रहे थे कि सिंध के अंदर ये जुनूनियत पसंदी कहाँ से आ गई, क्योंकि सिंध को तो सूफिया की सरजमीन कहा जाता था। हमने देखा कि फिर यही सिंध के लोग उठे और उन्होंने इस जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद की। डॉक्टर शाहनवाज की कब्र को ना सिर्फ ढूंढा गया, बल्कि वहाँ पर उनकी नमाज जनाजा भी अता की गई, और उस नमाज जनाजा की अदायगी के दौरान हमने देखा कि सिंध का जो कल्चर है, वहाँ का जो लोक म्यूज़िक है, वहाँ का जो मोहब्बत का जो तरीक़ाकार है अपनायत का, जिस तरह से वो इजहार करते हैं, उस तमाम चीज़ों के हमने मनाजिर देखे। और उसके बाद हमने देखा कि सिंध के अंदर अमरकोट के अंदर एक बहुत बड़ी रैली निकाली गई, जिसमें उन्होंने कंडेम किया उन वाक़यात को, उस शिद्दत पसंदी को, जो कि इस तरह की सोच का बुनियाद बनती है और लोगों को उनकी ज़िंदगियों से महरूम कर देती है। नाज़रीन, ये जो सिंध में और अमरकोट का जो वाक़या है और उसके बाद वाली जो रेजिस्टेंस है, ये बहुत ही सिग्निफिकेंट है पाकिस्तान की तारीख़ में, और ये ज़ाहिर करती है कि पाकिस्तान में जहाँ बहुत सारी चीज़ें बुरी हो रही हैं, वहाँ पे एक मुस्बत सोच भी मौजूद है, वहाँ पे लोग इस शिद्दत पसंदी के ख़िलाफ़ लड़ने का जज्बा भी रखते हैं। सिंध में जो शिद्दत पसंदी के ख़िलाफ़ मुज़ाहिमत हो रही है, उस हवाले से एक ख़ुसूसी रिपोर्ट भी हमारे नुमाइंदे शौकत कुरैशी ने तैयार की है, पहले आप वो देखें। ये फलक शगाफ नारे उमरकोट में एहतजाज करने वालों के हैं, जो मुबैना तौहीन मज़हब के इल्ज़ाम में डॉक्टर शाहनवाज की हलाकत के खिलाफ थर के मरकजी शहर उमरकोट में एहतजाज कर रहे हैं। इस एहतजाज में सिविल सोसाइटी समेत सिंध के सियासी और समाजी कारकुनान शरीक हुए। शुरका की जानब से कत्ल के जिम्मेदारों की गिरफ्तारी का मुतालबा किया गया, और सिंध में मजहबी इंतहा पसंदी के बढ़ते हुए वाक़यात पर रियासत की खामोशी की मजम्मत की गई। उमरकोट प्रेस क्लब के सामने एहतजाज में मकतूल डॉक्टर शाहनवाज की कमसन बच्ची समेत उनके अहल खाना के दीगर अफराद भी शामिल हुए। इस मौके पर पुलिस की जानब से सिक्योरिटी के गैर मामूली इकदाम किए गए थे। डॉक्टर शाहनवाज की बेटी हरीम शाहनवाज ने कहा कि उनके वालिद को सिंध इंसाफ दिलाए। मैं ये चाहती हूँ कि मेरे बाबा के कातलों को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए और उन्हें सख्त से सख्त सज़ा दी जाए। आप सब सिंध वाले मेरे बाबा को इंसाफ लेके दें। बस मैं यही चाहती हूँ कि मेरे बाबा के कातलों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करके सख्त से सख्त सज़ा दी जाए और मेरे बाबा को इंसाफ मिले। इस मौके पर डॉक्टर शाहनवाज के अहले खाना का कहना था कि खौफ का माहौल पैदा करके उन्हें खामोश कराने की कोशिश की जा रही है, लेकिन वो अपने मुतालबात से दस्तबरदार नहीं होंगे। उसमें सब्र ही करना है, वो तो कुछ कर नहीं सकते, लेकिन जो लीगल इंक्वायरी है वो तो उनकी तो वो हमारी डिमांड है, वो तो करके रहेंगे कि जो कातिल है उनको तो गिरफ्तार किया जाए। उन पे तो हम कभी सब्र नहीं कर सकते, लेकिन जो हुआ तो हो गया। लेकिन जुल्म के खिलाफ कभी हम खामोश नहीं होंगे। ये हमारी एक ही डिमांड है कि जुडिशल इंक्वायरी की जाए, कातिलों को फिल फौर गिरफ्तार किया जाए। जब डॉक्टर शाहनवाज को किसी इन्वेस्टिगेशन का मौका नहीं दिया गया, कोई इंक्वायरी नहीं हुई, तो इनको क्यों ये मौका दिया जा रहा है? कुछ लोग बासर लोग हैं, इन्होंने एक किस्म के एक अजीब सा माहौल क्रिएट किया हुआ है, जिसमें हमारे बड़े जो हैं, अबू लोग हैं, चाचा लोग हैं, उनके खिलाफ जहनो दिमाग में एक खौफ सा बैठ चुका है, जिसको जो खौफ
ان کے ذہنوں میں اس طریقے سے مبتلا ہو چکا ہے کہ ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اب کرنا کیا ہے کیا نہیں، نہ وہ آنا چاہ رہے ہیں لوگوں کے انفلوئنس کی وجہ سے وہ آج اس دھرنے میں بھی شریک نہیں ہو سکے۔ تو اگر ہاسپٹل میں ہوتا تھا، کوئی غریب آتے تھے تو اس کو جیب کے پیسے دے کے اس کا علاج کرواتا تھا، لیکن یہ سارا کام پولیس نے کیا ہے۔ ہاں، جب یہاں سے پولیس گئی ہے اس کو پکڑنے کے لیے تو تم لوگ آرام سے لے کے تم لوگ عمر کوٹ میں آؤ نا، پھر تمہارا کون سا حق تھا جو آپ نے میرپور خاص میں دے کے اور اس کو مرایا کیوں؟ اور اس کے بعد اس کا باپ اکیلا لاش کو اٹھا کے پھرتا رہا، لیکن اس کی لاش کو بھی نہیں، اس کے آدھے پاؤں زمین میں تھے، وہ آدھے پاؤں کٹ گئے اس کے رستوں میں۔ یہ ظلم نہیں ہے؟ سول سوسائٹی کے نمائندوں اور سیاسی کارکنان کا کہنا ہے کہ ایسے واقعات انسانیت کا قتل ہیں۔ یہ احتجاج ہر اس مظلوم کے لیے ہے جس کی آواز نہیں سنی گئی۔ پنجاب میں کتنے لوگوں کے ساتھ ظلم ہوا ہے، کے پی میں کتنے لوگوں کے ساتھ ظلم ہوا ہے، اور ابھی کوئٹہ میں ہوا ہے۔ تو ہم یہاں پہ جمع ہوئے ہیں، جس ایک ڈاکٹر کے لیے جمع نہیں ہوئے، یہ انسانیت کے لیے جمع ہوئے، ہر ان انسان کے لیے جمع ہوئے جس کی آواز نہیں سنی گئی، جس کو موقع نہیں دیا گیا، جس کو کورٹ تک رسائی نہیں دی گئی، اور جس کے پاس وہ پلیٹ فارم موجود نہیں تھا جو ان لوگوں کے اور شدت پسندوں کے پاس موجود ہے۔ تو ہم ہر اس انسان کے لیے کھڑے ہوئے ہیں۔ جو سندھ کی ہسٹری ہے تو سندھ پیار، محبت، امن اور رواداری والی دھرتی ہے۔ سندھ میں کبھی بھی جو ہے اس طرح کی چیزیں نہیں ہوتی تھی، لیکن یہ انتہا پسندی مائیگریٹ ہوئی ہے۔ ریلی میں مطالبہ کیا گیا کہ اس واقعے کے ذمہ داروں کو گرفتار کیا جائے، اگر ان کی گرفتاری نہ ہوئی تو ان کا احتجاج جاری رہے گا۔ شوکت کورائی، وائس PK .net، عمر کوٹ۔ جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں کہ سندھ کے اندر عمر کوٹ کے واقعے کے خلاف ایک رد عمل آ رہا ہے، اور اس کو بہت سارے لوگ لیڈ کر رہے ہیں، جس میں وہاں کے لوگ فنکار شامل ہیں، وہاں کے آرٹسٹ لوگ شامل ہیں۔ تو اس حوالے سے ایک بہت ہی مثبت پیغام بھی جا رہا ہے۔ اس ٹائم آج ہمارے ساتھ جوائن کریں گی سندھو نواز گھانگرو صاحبہ، وہ بھی اس ہربل دستے میں شامل ہیں جو کہ عمر کوٹ گئی، انہوں نے وہاں لوگوں کو موبیلائز کیا اور وہاں پہ نماز جنازہ ادا کیا گیا ڈاکٹر شاہ نواز کا۔ اور وہ جو تھی، ہم نے دیکھا کہ ایک تصویر بھی وائرل ہوئی جس میں وہ ایک ہندو پریم کوہلی صاحب تھے جنہوں نے ڈاکٹر شاہ نواز کی لاش کو بچایا تھا، ان کے ہاتھ چوم رہی تھی، وہ سندھو نواز گھانگرو صاحبہ تھی، اور وہ اس ٹائم جو ہے لیڈ کر رہی ہیں اور کہہ رہی ہیں کہ جو سندھ کا اصل چہرہ ہے ہم اس کو مسخ نہیں ہونے دیں گے، سندھ کے جو ایسنس ہے، جو صوفیہ کی دھرتی ہے، اس کو قائم رہنا چاہیے۔ تو بہت شکریہ سندھو نواز گھانگرو صاحبہ آپ کا رائٹس واچ کو جوائن کرنے کا۔ میرا جو پہلا آپ سے سوال ہے وہ ہے بھی یہ کہ لوگوں کو جب عمر کوٹ والے واقعے کا پتہ چلا تو ان کو شوق یہ لگا کہ اس طرح کا واقعہ سندھ میں کس طرح ہو سکتا ہے، کیونکہ عام طور پہ سندھ کے بارے میں ایک تاثر ہے کہ وہاں پہ بہت ہی زیادہ جو لوگ ہیں وہ اس شدت پسندی سے اور مذہبی انتہا پسندی سے دور رہتے ہیں۔ تو سندھ میں اس واقعے کا ہونا آپ کے لیے کتنا بڑا لمحہ فکریہ ہے؟ دیکھیں، کافی عرصے سے عمر کوٹ اور یہ مٹھی تھپاکا، یہ جو سارا خطہ ہے وہاں پر، کیونکہ زیادہ تر جو پاپولیشن ہے وہ ہندو جو ہمارے بھائی ہیں ان کی ہے، تو وہاں پہلے بھی آپ نے دیکھا ہوگا، سنا بھی ہوگا کہ سائیں عمر جلیل جو ہیں ہمارے ادیب رائٹر، ان پر بھی یہ وہی ملا ہے عمر سرہندی جو بار بار آئے دن کسی نہ کسی پر جو ہے فتوائے لگاتے رہتا ہے، کبھی سائیں عمر جلیل پر، کبھی جو ہے شکر مالی پر، کبھی کس پر کبھی کس پر۔ تو اس پورے خطے میں پورے علاقے کا ماحول یہ خراب کرنا چاہتا ہے، یہ چاہتا ہے کہ وہاں کے جو ہندو بھائی ہیں وہ یہاں سے چلے جائیں، اور کیونکہ ان کی شاپس اور ان کی بزنس جو ہے وہ تو ان کو یہ جو ہے نقصان دینا چاہتے ہیں، ان پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں۔ تو یہاں بھی ایسا ہوا کہ ایک ڈاکٹر 18 گریڈ کا آفیسر وہ بار بار یہ کہتا رہا کہ میری بات سنی جائے، میری بات سنی جائے، میں کافی عرصے سے فیس بک کی ID استعمال نہیں کر رہا، مجھے وضاحت دی جائے۔ لیکن جب ان کے گھر والوں نے ڈاکٹر شاہ نواز کو پولیس کے تحویل میں اس لیے رکھا کیونکہ وہ یہ ادارہ ہمارے تحفظ کے لیے بنے ہیں، لیکن انہی آفیسرز نے جو SSP میرپور خاص ہے، SSP عمر کوٹ ہیں، DIG جاوید جسکانی، SHO سندری اور باقی جو آفیسرز ہیں، انہوں نے ہی جو ہے جھوٹا ایک ڈرامہ بنا کے انکاؤنٹر کیا، ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ۔ ان کو کس نے اجازت دی ہے کہ عدالتوں سے اوپر، اس ملک کے اندر آئین بھی ہے، قانون بھی ہے، آپ کو کس نے اجازت دی ہے کہ آپ جو ہے ماورائے عدالت قتل کریں؟ آپ جو ہے ان
उमर सरहंदी जैसे मुल्ले जुनूनी लोगों को खुश करने के लिए, उनको मुतमिन करने के लिए आपने एक 18 ग्रेड के ऑफिसर को कत्ल कर दिया बिना उनकी बात सुने। तो एक ऐसा इंसान जो सूफी सूफी सिफत इंसान, जो मलंग इंसान है, जो इंसानियत से मोहब्बत करने वाला इंसान है, उनके गाँव वाले, उनके वालिद, उनकी वालदा, उनकी जो वाइफ है, उनकी जो बेटी हैं हरीम, वो कह रही हैं कि मेरे बाबा जो थे वो यहाँ गाँव में बच्चों को कुरान शरीफ पढ़ाते थे। वो कह रहे हैं कि हमारा जो बेटा था वो जो है मिलाद होती थी तो उनकी मदद करता था, वो जो है 5 वक्त नमाज पढ़ता था। तो उमरकोट में जहाँ पर दुनिया भर में सिंध की जो पहचान है, वो रवादारी, अमन, प्यार है, और उस शनाख्त को ये जलाना चाहते हैं, तबाह करना चाहते हैं। एक लाश को आपने जलाया, फिर उसकी बेहुरमती की, उनके घर उनकी वालिदा, उनकी और जो घर की औरतें हैं, आपके इन मौलवियों, इन जुनूनी शिद्दत पसंद लोगों के पीछे भागती रहीं कि प्लीज़ खुदारा हमें अपने बच्चे की लाश जो है दे दे। तो मैं समझती हूँ ये बड़ा जुल्म है। इस हम किस किस्म की रियासत में रहते हैं हम? ये किस किस्म की रियासत है? ये किस किस्म की स्टेट है कि जहाँ पुलिस जो है, जो हमारे इदारे तहफ़्फ़ुज़ के लिए बने हैं, वही हमें कत्ल करें, रातों-रात हमें उठाएँ, किसी झूठे इल्ज़ाम की हमें मौका भी ना दें ना इन्वेस्टिगेशन हो, ना वज़ाहत का मौका दिया जाए और हमें कत्ल किया जाए। और ये समझते हैं, ये पुलिस ऑफ़िसर्स समझते हैं, ये शिद्दत पसंद जुनूनी उमर सरहंदी जैसे लोग समझते हैं कि ये उमरकोट, मिट्टी, इस पूरे सिंध का माहौल खराब करेंगे और यहाँ सिंध की जो बाशऊर अवाम है, जो शाह इनायत, सिंध की पहचान शाह इनायत से है। जुनूनी आप समझते हैं कि कुछ सालों से आपको जो है रियासत ये पाल रही है और आप समझते हैं कि आप हर किसी पर फतवाएँ लगाएँगे, आप कत्ल करेंगे और लोग डर के खामोश हो जाएँगे। तो ये इनकी गलतफ़हमी है। कल उमरकोट में सारी दुनिया ने देखा कि किस तरह उमरकोट की अवाम जो है बाहर निकल के आई इन मौलवियों के खिलाफ। तो मैं समझती हूँ कि जो मौलवी ये जुनूनी सरहंदी, उमर सरहंदी जैसे लोग हैं, ये इंसानियत के खून के प्यासी जो ये लोग हैं, ये इनको इनको ये भूल है कि आप सिंध को तबाह करेंगे और आप उनको हम जलने देंगे, ऐसा हो नहीं सकता। ठीक है, ये सिंधु नवाज खांगरू साहिबा, ये आपने ये बात की है कि आप बेसिकली इसको एट्रीब्यूट कर रही हैं कि एक, और ये ट्विटर पे भी हैशटैग चल रहा है जो ये सिंधी ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट की तरफ से, कि मुल्ला गर्दी अब और नहीं। तो मगर देखा जाए कि जिस तरीके से एक यानी ये तादाद के लोग जो मोबिलाइज किए थे इनिशियल प्रोटेस्ट में, जिसके वो जो कह रहे थे कि जो ये डॉक्टर शाहनवाज है इनके ऊपर एक एफआईआर होनी चाहिए, तो ये सिर्फ मुल्लागर्दी से नहीं इतने लोग इकट्ठे होते। इसके पीछे एक आमतौर पर कोई एक आइडियोलॉजिकल या एक पॉलिटिकल फोर्स होती है। तो आपको क्या नजर आता है कि ये सिर्फ एक आदमी जैसे ये उमर सरहंदी है या फिर जो मुल्ला ब्रिगेड है, ये यही रिस्पॉन्सिबल है, या आपको लगता है कि और भी एलिमेंट्स इन्वॉल्व थे इस पूरे वाकये में? देखिए, यकीनन और भी एलिमेंट्स होंगे। रियासत जो है इनको पाल रही है। रियासत जो है इनका तहफ़्फ़ुज़ कर रही है। मतलब ये कहाँ होता है कि एक मुल्ला कह रहा है उठ के कि आप इसको कत्ल करें, इन पर ये इल्ज़ाम है और आप जो है मतलब इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई, कुछ भी नहीं हुआ। अभी मतलब ये कन्फ़र्म भी नहीं हुआ कि हुआ क्या है, और आप जो है मतलब हो तो ऐसा भी सकता था कि जिस तरह शेरबानो ने वो जूनियर ऑफ़िसर थी लाहौर में। हो तो ऐसा भी सकता था कि वो उस क्राउड को जो है सँभालते, वो उन मुल्लों के जो है हरासमेंट में खुद भी वो जो है उनके कहने में ना आते, उनको इस जो क्राउड को वो जो है सँभाल सकते थे। लेकिन और ऐसा ही वाक़या 1.5-2 साल पहले हैदराबाद में भी हुआ। उस वक़्त जो है जो है अमजद शेख जो थे वो एसपी थे, और ऐसा ही वाक़या हुआ कि जो मार्केट है मेन, वहाँ पर एक दुकान पे कोई इश्यू था और एक हिंदू जो फैमिली थी उन पर ये इल्ज़ाम लगाया गया। पुलिस और रियासती इदारों ने मिलकर उस क्राउड को जो है उनको डंडे भी लगाए और उनको सही समझाया कि मतलब आप इस तरह जो है हर किसी पर इल्ज़ाम नहीं लगा सकते, और जो है और 2 मिनट के अंदर वो क्राउड यहाँ-वहाँ हो गया, तितर-बितर हो गया, और जो है दूसरे दिन पता चल गया कि ये सारा ड्रामा था, ये सारा झूठ था, एक दुकान की वजह से जो है ये मसला था। तो मैं समझती हूँ कि उमरकोट में भी ऐसा हो सकता था। हम जो हैं सेक्युलर हैं।
हम सेक्युलर पार्टी हैं। और हो यहाँ पर हुआ क्या? हुआ ये कि एसपी लेवल के ऑफिसर मुलव्विस, उन्होंने कत्ल किया। फिर जो एमपीए हैं, पीपी के एमपीए और एमएनए, वो जो हैं उस डीआईजी को, एसएसपीस को जो है फूलों के हार पहना रहे हैं, अजरक पहना रहे हैं, जो है फूल जो है निछावर हो रहे हैं। तो ये रियासत इसमें खुद जो है इन्वॉल्व है। पूरा ये एक ड्रामा बनाया गया, जो कि इनका ड्रामा मुकम्मल तरह से फेल हो गया। दुनिया सिंधु नवाज घांगरू साहिबा, वो साथ साथ में पीपीपी की अभी ह्यूमन राइट्स सेल है, उन्होंने भी इसकी सख्त मजम्मत की है। तो आई डोंट थिंक कि ये जो पार्टी है वो अभी कंट्रोल में भी है, जो इनकी मुख्तलिफ एमएनए हैं। कोई अपने हिसाब से एक्ट कर रहा है, वो तो बात समझ आती है, बट आपको ये लगता है कि यहाँ पर पीपीपी की भी एक अंडरस्टैंडिंग थी? देखिए, ऐसा कैसे हो सकता है कि एक डॉक्टर को, पढ़े लिखे इंसान को रातों रात उठाया जाए और उसमें एसपी, डीआईजी, एसएसपीस इन्वॉल्व हों, और एमपीए जा रहा है, एमएनए जा रहा है, और एमएनए अभी तक वहां उस सीट, अच्छा चले ये मान लेते हैं कि ये कह रहे हैं हम इन्वॉल्व नहीं है, तो एमएनए अभी तक उनको आपने हटाया क्यों नहीं है? आप जो है उनको बचा क्यों रहे हैं? एसएसपी जो उमरकोट है अपनी सीट पे बैठा है, जो उनकी फैमिली कह रही है बार बार कि ये एसएसपी रजा बलोच और उनकी पूरी टीम हमें थ्रेट कर रही है, हमें जो है मुसलसल हम थ्रेट में हैं, हमें जो है पुलिस की गाड़ियां जो हैं हमें डिस्टर्ब करी। उनकी सोशल मीडिया पर उनकी वाइफ जो थी और उनकी जो बेटी थी हरीम, उन्होंने वीडियो भी रखे कि हमें पुलिस जो है तंग कर रही है। तो पुलिस किसके कहने पे तंग कर रही है? जब के दूसरे दिन इनका ड्रामा फ्लॉप हुआ और जब जो है जिया लंजार और मिनिस्टर इवन सरदार शाह ने कहा कि ये जो है हमारे साथ फोन पे राब्ते में थे और कराची से हमने जो है इनको गिरफ्तार किया, तो इनकाउंटर कैसे हुआ? और आपके जो है एमएनएस जो हैं इस मामले में जब अजरक उन्होंने फैलाए, उन्होंने फूल जो है जो है निछावर किए, तो आपने उन पर अभी कोई कार्रवाई क्यों नहीं की? जब आप कह रहे हैं, हम समझते हैं कि पीपल्स पार्टी पहले जो है कभी आपको खुद को सेक्युलर कहती है, कभी जो है लिबरल कहती है, और अच्छा जब ये फंस जाए तो फिर ये कहते हैं कि हम हमारे ये शहीद, और अपने शहीदों के पीछे छुपती है। खैर, हमने देखा कि कुछ पुलिस ऑफिशियल्स के खिलाफ कार्रवाई हुई, कुछ को सस्पेंड किया गया, वो भी मामला चल रहा है। लेकिन आपने नाम लिया उमर सरहंदी का, क्या इनके खिलाफ भी कोई कानूनी कार्रवाई अमल में लाई गई है? देखिए, उमर सरहंदी ये वही मुल्ला है जुनूनी शिद्दत पसंद, जो कुछ साल पहले इन्होंने अमर जलील साहब पर जो है फतवा जारी किया कि 50 लाख जो है हम इनके सर की जो है कीमत रखते हैं। अगर पीपल्स पार्टी अगर उस वक्त इनको गिरफ्तार किया जाता, इन पर कार्रवाई की जाती, तो मैं समझती हूँ ये इतना बड़ा वाकया ना होता। इस इंसिडेंट के बाद उनके खिलाफ कोई कार्रवाई हुई है क्या? कोई भी नहीं हुई अभी तक, कोई भी नहीं हुई। आप यही मुल्ले जो हैं, आप अगर ना सिर्फ हमारी, आप देखिए कि कल बदीन में हमारा यहाँ उमरकोट में एहतजाज था, और इन्होंने बदीन में सिंधु नवाज का पुतला जलाने की कोशिश की, इन्होंने मसूद लोहार का पुतला जलाने की कोशिश की, इन्होंने मांझी फकीर का पुतला जलाने की कोशिश की, और फिर पुलिस ने उनको कंट्रोल किया, लेकिन एहतजाज बल्कि इन्होंने किया। और अभी भी जो है अच्छा अभी भी ये चुप नहीं बैठे, अभी भी जो है धमका रहे हैं कि आपको हम कत्ल करेंगे, आपको जो हम ऐसा करेंगे। अभी भी आप सोशल मीडिया पर जो है वीडियोस वायरल किए जा रहे हैं। मुल्ले जो हैं स्टेज पे बैठकर फतवाएं दे रहे हैं। तो आप जो हैं उमर सरहंदी को अभी तक गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया? हमने देखा है कि जब भी इस तरह के वाकयात होते हैं, लोग डर जाते हैं, खौफ व हरास की कैफियत तारी हो जाती है, लोग फिर उस वाकये पे बात ही नहीं करते। तो ये जो सिंध के जो आप लोग हैं, जो आपने नाम लिया मसूद लोहार साहब का, फ़कीर साहब का, आप लोगों के अंदर और आपने लीड किया, आप लोगों के अंदर ये रियलाइजेशन कहाँ से आई कि नहीं, हम इस वाकये पे चुप नहीं बैठेंगे, हम खौफ का शिकार नहीं होंगे, और आपने उठी और आप लोगों रेजिस्ट किया? पहले संडे को आप लोगों ने उनकी कब्र पे गए, उनका जनाजा पढ़ा, और फिर कल एक और जो है वेडनेसडे के दिन एक बड़ी रैली निकाली। तो ये रियलाइजेशन कहाँ से आई, और क्या आप लोग भी किसी धमकी के ज़ेरे असर हैं इस टाइम? देखिए, रियलाइजेशन तो पहले दिन से थी, रियलाइजेशन पूरी सिंध के अंदर थी। डर भी था, लेकिन खौफ था, लोग बात करने के लिए तैयार नहीं थे। पढ़े लिखे लोग इतना डर गए थे, खास करके जो सिविल सोसाइटी है, जो अदीब हैं उमरकोट में रहने वाले। बात वही होती है कि आप अगर आज हम स्टैंड नहीं लेंगे, तो ये कल को उठ के हम पर भी फतवाएं लगाएंगे, ये कल को उठ के फिर घर घर से जो है, घर घर में जो है, अगर किसी पर किसी दुश्मनी है कोई, तो आप इन पर भी
फतवा लगाएं, उन पर भी फतवा लगाएं, इनको भी कत्ल करें, उनको भी कत्ल करें, तो हम अपनी वो सिंध जो हजारों सालों से सिंध की दुनिया के अंदर पहचान है, सिंध जो है शाह इनायत की धरती है, सूफी बुजुर्गों की धरती है, सिंध जो है सच्चल सरमस की धरती है, हैदर बख्श शतोई का जो है उनकी मेहनत है, साईं जीएम सैयद की मेहनत है, रसूल बख्श पलीजो साहब की मेहनत है, हैदर बख्श इब्राहिम जोयो साहब की मेहनत है। तो वो जो मेहनत उन्होंने की है वो रायगान तो नहीं जा सकती। तो ये मुल्ले समझते हैं कि हम जो है इनको डराएंगे, धमकाएंगे और कहेंगे आपको अगर आप उमरकोट आए तो हम जो है हम भी मुकाबला करेंगे, हम भी रैलियां निकालेंगे, और लोग क्या डर जाएंगे? डर, अगर हम आज डरते हैं तो कल तो हम बोल भी नहीं सकेंगे, कल तो हम अपने घरों से भी नहीं निकल सकेंगे। आज जो है इन्होंने पाबंदी लगाई है कि आप ये नहीं बोल सकते, आप जो है कल ये कहेंगे कि आप जो है घरों से भी औरतें ना निकलें, कल जो कहेंगे म्यूजिक भी हराम है, कल जो कहेंगे अगर डांस भी हराम है, तो इनके कहने पे तो कुछ नहीं हो सकता। सिंधु नवाज साहिबा, आप जो ये इस पूरे आप इस चीज़ के बारे में बात कर रही हैं, अब देखें कंसीड करती है जब कोई स्पेस, तभी जाके ना एक्सट्रीमिज्म वहाँ पर आती है। पंजाब के अंदर क्योंकि डर से लोग नहीं बाहर निकले, नहीं उन्होंने इस चीज़ को फाइट बैक किया, तो अब पंजाब भी ना इसी किस्म के जो एक्सट्रीमिस्ट हैं जो ब्लास्फेमी को एज अ टूल इस्तेमाल करते हैं वो बैठ गए हैं। ये चीज़ फिर अब सवात में भी नज़र आ गई कि मदियान में जब ये हुई थी लिंचिंग, केपी में हो गया, बलूचिस्तान में भी जो एक शख्स थे उनको वो ब्लास्फेमी के इल्ज़ाम के अंदर एक पुलिस ऑफिसर ने उनको कत्ल कर दिया था, तो उनकी फैमिली और साथ साथ में कबीले ने उन्होंने माफ़ कर दिया उनको। तो आपको क्या लगता है कि व्हाट इज़ इट अबाउट द सिंधी स्पिरिट जिसने इस चीज़ को अब ये इस हद तक, यानी काफ़ी वायलेंट ये इंसिडेंट था, जिस तरीके से कॉर्प्स को भी डेसिक्रेट किया, ये आज तक यानी कि इस लेवल का इंसिडेंट हम लोगों ने कभी पढ़ा नहीं ना सुना है। आपको क्या लगता है व्हाट इज़ इट अबाउट द सिंधी स्पिरिट जो अब ये रेजिस्टेंस कर रही है, और आपको क्या लगता है इससे फिर आप सिंध है उसके अंदर ये ब्लास्फेमी का सिलसिला है ये ख़त्म हो सकता है? देखिए, रियासत जो है ओब्वियसली इन मुल्लाओं को पाल रही है, तो पर आज जो सिंध मज़ाहमत जिस तरह से कर रही है, मैं समझती हूँ कि मतलब बिना डरे लोग जो हैं हज़ारों की तादाद में उमरकोट पहुँचते हैं, बिना इस फ़िक्र के कि हमारे साथ क्या करेंगे या क्या होगा वहाँ पर। तो मैं समझती हूँ ये फ़ाइट जो है, ये जो मज़ाहमत है, यही जो है इन मुल्लों को जो है जुनूनी लोगों को कमज़ोर करेगी, और रियासत ये दुनिया के अंदर जो अभी पैगाम गया है सिंधी लोगों का कि सिंध जो है पुरअमन धरती है, रवादारी, अमन, प्यार की जो है उनकी ये शनाख्त है, और उस शनाख्त को ऐसा नहीं है कि ये एक जो हजारों से सालों से सिंध जो है इसी पहचान के लिए लड़ रही है। हमारी धरती जो है कोई भी मुल्ला, कोई भी जुनूनी, कोई भी दहशतगर्द उमर सरहंदी जैसा जो है उठ के हमारी इस धरती को तबाह नहीं कर सकता, जला नहीं सकता। तो हम समझते हैं मज़ाहमत हर जगह होनी चाहिए, इन मुल्लों के खिलाफ होनी चाहिए, वरना ये मुल्ले और ये जो दहशतगर्द हैं ये तो हमें जीने भी नहीं देंगे। और कत्ल फतवाहें इनके लिए तो मतलब इनके जेबों में पड़ी हैं, ये भी कत्ल के काबिल, वो भी, उसको भी मार दो, उसको भी मार दो, सबको मार दो। ये इंसान के जो है खून के प्यासी लोग जो हैं, इनको क्या पता इंसानियत का। तो मैं समझती हूँ कि सिंध मज़ाहमत करती रहेगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया सिंधु नवाज घांगरू साहिबा आपका, और आप हमें बड़ी तफसील से पस मंज़र बता रही थी, जिसकी वजह से हमने देखा कि सिंध के अंदर ख़ास तौर पे अमरकोट के वाक़े के अंदर लोग निकले और लोगों ने मुज़ाहिमत की, और उस शिद्दत पसंद और इंतहा पसंद सोच को उन्होंने माइनस किया, उसको मुस्तरद कर दिया, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि आए रोज़ पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ हिस्सों में इस तरह की जुनूनियत के वाक़यात होते रहते हैं। बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, एक टर्म है क्लॉस्ट्रोफोबिया। ये क्या है? ये है फियर ऑफ इंक्लोज्ड और कन्फाइंड स्पेसेस। अब आप ज़रा सा तसव्वुर करें, आपके इर्द गिर्द अंधेरा है, आपको एक बहुत ज़बरदस्त प्रेशर दबा रहा है, और इतनी ज़ोर से दबा रहा है कि ना आप अपने हाथ हैं, ना अपने बाजू आप उठा सकते हैं, ना अपने टांग हिला सकते हैं। शायद आपकी उंगलियां और आपके टोज़ हिल पाएँ, और जहाँ पर नहीं हिल पा रहे इसका मतलब ये है कि कोई कनेक्शन कट गया है। फिर आपको अंदाज़ा होता है कि यहाँ पर सांस नहीं लिया जा सकता। क्यों? क्योंकि जैसे आप सांस लेते हैं और आपका चेस्ट राइज़ करता है, और जैसे ही वो फॉल करता है तो वो प्रेशर एकदम से और बढ़ जाता है। जैसे एक स्पेस क्रिएट हुआ था और जैसे ही वो छोड़ा तो वहाँ पर एक चीज़ फिल हो गई थी और उसने आपको दबाना शुरू कर दिया, आपका सांस भी जाने लग गया।
آپ کو پسینہ آ رہا ہے, آپ کو سمجھ نہیں آ رہا کہ میں یہ کہاں پر ہوں, آپ چیختے ہیں, آپ کی آواز گونجتی ہے, کسی کو سنائی نہیں دیتی, نہ آپ کو کسی اور چیز کی آواز آ رہی ہے. اور اب آپ کو اندازہ ہو رہا ہے کہ آپ کے پورے جسم میں ایک درد سا پیدا ہو رہا ہے, ایک خوف ابھر کے آ رہا ہے. آپ کہاں ہیں, آپ کو کون ڈھونڈے گا, آپ یہاں سے کیسے نکلیں گے؟ شاید کچھ دن گزر گئے ہیں اب تک, شاید کچھ سیکنڈ, اور اسی پورے سلسلے میں آپ کو اندازہ ہو رہا ہے کہ آپ کے جسم میں ایک انرجی جو تھی وہ آہستہ آہستہ ختم ہو رہی ہے, آپ کے سینسز ڈم ہو رہے ہیں. پہلے جو آپ کو اندھیرا نظر آ رہا تھا, اب وہ واقعی ایک ٹرو ڈارکنیس ہے, بیکاز آپ کا جو دماغ ہے وہ کیپچر نہیں کر پا رہا کہ آپ کے ساتھ کیا ہو پا رہا ہے. آپ کی سینسز ڈل ہو رہی ہیں, آپ کو اب اسمیل نہیں آ رہا, آپ کو کچھ سنائی نہیں دے رہا, آپ کے ہونٹوں پہ جو یہ الفاظ تھے مجھے بچاؤ وہ اب نہیں آ پا رہا. یہ شاید دکی کے کول مائنرز کی آخری لمحات تھے. یہ ایک ریالٹی ہے دکی کے کئی کول مائنرز کی, جو شاید اس طریقے سے ختم ہوتے ہیں, یا پھر ایک ٹاکسک گیس کو وہ انہیل کر کے اندر سے پوائزن ہو کے وہ ختم ہو جاتے ہیں, یا پھر ایک ایکسیڈنٹ ہوتا ہے جس کے اندر وہ بالکل جھلس جاتے ہیں, یا پھر ان کا جو باڈی ہے وہ بالکل علیحدہ ہو جاتی ہے, یا پھر اگر وہ بہت ان چند فیو لکی لوگ میں سے ہوتے ہیں جو ایک کولیپس ہوتا ہے یا ایک ایکسپلوژن ہوتا ہے یا پھر ایک آگ نکل آتی ہے, تو اس میں سے کچھ ایسی انجریز جو ہوتی ہیں جس سے وہ زندگی بھر کے لیے معذور ہو جائیں, یا پھر کیونکہ آکسیجن کٹ آف ہو گیا تھا تو اس سے وہ برین ڈیڈ ہو گئے, وہ شاید ایسی زندگی گزار لیں. ناظرین, یہ ایک پورا تصور کرنے کے لیے آپ کے لیے اس لیے ضروری ہے کیونکہ یہ ایک بہت ہی امپورٹنٹ لیبر سیکٹر ہے پاکستان میں. فاسل فیول سے ہی پاکستان کی جتنی بھی انڈسٹریز ہیں وہ چلتی ہیں, اور دے ورک آن دا بیکس آف دوز لیبررز جو کول مائنز میں جا کے ان بہت ہی خطرناک حالات میں اپنی جان اور اپنی جتنی بھی فیملیز ہیں ان کو چھوڑ کے آ کے اپنی جان پر کھیل کے یہ انڈسٹری چلا رہے ہیں. اور یہ بڑی شاکنگ سی بات ہے کہ جتنا امپورٹنٹ ورک کر رہے ہیں تو وہ جو ان کی سیفٹی ہے وہ ان کو فراہم ہی نہیں ہے. تو یہ جو سارا سلسلہ ہے اس کو کور کیا ہے ہمارے ایک کورسپونڈنٹ دوراں بلوچ جو کوہلو کے ہیں, اور انہوں نے دکی کول مائنز وزٹ کیا تھا اور وہاں کے جو لیبررز ہیں اور لیبر ایسوسیشنز ہیں ان سے بات کی تھی. آئیے آپ دیکھیے ہماری رپورٹ. دکی بلوچستان کا اہم معدنی وسائل سے مالا مال ضلع ہے. یہاں سے سالانہ 18,000 ٹن کوئلہ نکالا جاتا ہے, لیکن اس بے پناہ قدرتی دولت کے باوجود یہاں کے کام کرنے والے مزدوروں کی زندگی جان لیوا خطرات میں گری ہوئی ہے. گزشتہ برس کے دوران مختلف حادثات کے باعث یہاں 18 مزدور اپنی جان کی بازی ہار چکے ہیں. 12 مہینوں میں جو ٹوٹل حادثے ہوئے وہ تقریباً 12 حادثے ہوئے, اس میں ٹوٹل 18 فوتگی ہوئی یعنی ڈیتھ ہوئے, اور 8 کو ہم لوگوں نے زندہ ریسکیو کیا ہے. اور یہ جو کیجویلٹیز ہوتے ہیں, حادثات ہوتے ہیں, اس میں زیادہ تر جو ہے نا لیبر کی لاپرواہی بھی ہوتی ہے, کبھی کبھار ٹھیکیدار اور مینیجر کی بھی ہوتی ہے, اور جو ہے نا یہ زیادہ تر کاربن مونوآکسائڈ, ہائیڈروجن سلفائڈ اور میتین کی وجہ سے ہوتی ہے. دکی سے کوئلے کے مد میں سالانہ 1.5 ارب روپے کا ریونیو اکٹھا کیا جاتا ہے, لیکن یہ خطیر رقم بھی یہاں کے مزدوروں کو حفاظتی تربیت اور بنیادی ضروری ساز و سامان فراہم کرنے میں ناکام رہی ہے, جس کے باعث ان کی مشکلات بڑھتی جا رہی ہیں اور حادثات تسلسل سے پیش آ رہے ہیں. وہ بہت جدید ٹیکنالوجی ہے, لیکن ہمارے اس مائن میں جو ہے نا وہ بالکل نہیں ہے. ہیلمٹ نہیں ہے, ہیلمٹ لازمی ہونا ہے. جو جوتوں کا مسئلہ ہے, یہ جوتوں کا بھی نہیں ہے. ادھر مائن میں جو مینیجر آتا ہے وہ لائن بھی نہیں دیکھتے ہے کہ وہ کیسے ہے کیسے نہیں ہے, اور مینیجر تو ادھر آ نہیں ہے, لیکن مینیجر آ جائے گا, مین دیکھے گا کہ اندر کیسا ہے. ضلع دکی کے 877 کانوں میں سے فعال 325 کانوں میں سے روزانہ 5,000 ٹن کوئلہ نکالا جا رہا ہے, جو کہ فی ٹن 32,000 روپے سے زائد میں فروخت ہوتا ہے.
اس کے باوجود مزدوروں کی حفاظت کو نظر انداز کرتے ہوئے محکمہ PMDC اور DMD کی جانب سے نہ کوئی ایمبولینس سروس دستیاب ہے، نہ ہی طبی امداد کا مناسب بندوبست۔ یہی وجہ ہے بے شمار مزدور جان لیوا حادثات کا شکار ہو رہے ہیں۔ دکی سے جو کوئلے کی ریزنگ ہے وہ 5,000 سے 5,500 پر ٹن ڈیلی یہاں سے کوئلے کی ریزنگ ہوتی ہے، جو کہ ملک کے مختلف شہروں کو اکثر جو ہے صوبہ پنجاب کو جاتی ہے، وہاں پر کارخانوں میں فیکٹریوں میں کوئلہ استعمال ہوتا ہے۔ اسی طرح خیبر پختونخوا کے بٹوں میں بھی یہ کوئلہ استعمال ہو جاتا ہے، لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ یہاں پر دکی میں جو کوئلہ کانکن کام کرتے ہیں ان کو وہ بنیادی چیزیں، وہ بنیادی سہولتیں جو ان کی سیفٹی کے لیے ہوتی ہے وہ مہیا نہیں ہے، یا جن ٹھیکیداروں نے مہیا کی ہے وہ بدقسمتی سے کانکنوں کو یہ آگاہی نہیں دی گئی ہے کہ کانکن ان کو استعمال کرے، اپنی زندگی کو ان سے بچائیے۔ انٹرنیشنل لیبر آرگنائزیشن کے کنونشن 176 کے مطابق حفاظتی قوانین پر لیبر مائن ٹھیکیداروں اور حکومتی اداروں کی جانب سے مؤثر عمل درآمد کیا جائے اور مائنز کا روزانہ معائنہ یقینی بنایا جائے تو سینکڑوں مزدوروں کی قیمتی جانیں بچائی جا سکتی ہیں۔ لا میں جو قانون ہے وہ بہت زیادہ قانون ہے، لیکن ادھر جو ہے وہ اس قانون پہ کوئی عمل درآمد نہیں ہو رہا ہے، نہ لیبر کی طرف سے ہو رہا ہے، نہ کوئی کمپنی ٹھیکیدار کی طرف سے ہو رہا ہے، نہ حکومت کی طرف سے ہو رہا ہے، حفاظتی اقدامات نہ ہونے کی وجہ سے، جس میں جو ہے یہ زیادہ تر حوادثات جو ہے تو یہ رسی کی وجہ سے ہوتا ہے، کمزور رسی پہ کام چلاتا ہے، وہ اس میں ٹھیکیداروں کی بھی غلطی ہوتی ہے، مینیجر کی بھی غلطی ہوتی ہے، باید رسی کمزور ہو اسی دن مینیجر باید کام بند کر دیتے، سٹاپ کر دیتے۔ اس حوالے سے میرا یہ مشورہ ہے جو بھی مین اونر ہے، ٹھیکیدار ہے، کمپنی ہے، وہ جو حکومت کا لیبر کے ایکٹ کا بنایا ہوا لا ہے اس کو باقاعدہ سے فالو کرے، اس پہ عمل درآمد کرے، جو حفاظتی یا سیفٹی کا انتظامات ہے وہ یقینی بنائے۔ انشاءاللہ یقیناً جو ہے اس سے تقریباً 90% حادثات میں روک تھام انشاءاللہ ہو جائے گا۔ دکی کے کوئلہ کانوں میں کام کرنے والے مزدور سالانہ ملک کی معیشت میں اپنے خون پسینے سے سینچ کر اربوں روپے کا حصہ ڈال رہے ہیں۔ حکومت کو چاہیے ان مزدوروں کے جان کے تحفظ کو یقینی بنانے کے لیے مؤثر اور فوری اقدامات اٹھائے جائیں تاکہ مزدور باعزت طریقے سے کوئلے کی کانوں میں کام کر کے ملک کی معیشت میں اپنا کردار ادا کرتے رہیں۔ کیمرہ ٹیم دوران بلوچ 22 PK نیٹ۔ ناظرین یہ دیکھیے آپ نے ہماری رپورٹ، اور اسی جو یہ سارا سلسلہ تھا جنہوں نے اپنی آنکھوں سے یہ خود دیکھا ہے دوران بلوچ، آج ہم نے ان کو دعوت دی ہے کہ وہ اس کے متعلق ذرا بات کریں، وہ ہم لوگ کو بتائیں کہ وہاں پر کیا نظارے آئے تھے اور کیوں ان کو بہت ضروری لگ رہا ہے کہ یہ ایک ایسا ہیومن رائٹس ایشو ہے جو مین سٹریم بالکل بھی نہیں کیپچر کرتا، اور اس کو یہاں پر ہائی لائٹ کرنے کی بہت ضرورت ہے۔ بہت شکریہ دوران بلوچ صاحب۔ ہمارا پہلا سوال آپ سے یہ ہے کہ آپ جب دکی گئے تھے تو آپ نے وہاں پر کیا منظر دیکھے تھے، کیا مناظر تھے وہاں پر؟ جی میم، ہم جب دکی وہاں پر ہم گئے، وہاں کوئلے کے جو مزدور تھے ان کی حالت دیکھ کر ہمیں کافی جو ہے تشویشناک صورتحال تھی۔ وہاں پر جتنے بھی لیبر تھے کولز مائن کے وہ انٹرینڈ تھے۔ اس حوالے سے چونکہ گزشتہ جتنے ایکسیڈنٹ ہوئے ان میں تمام ان کے جو پروفیشنلی اندر کام کرتے ہیں جس طریقے سے وہ کوئی بھی ان میں وہ مظاہرہ نہیں تھا، جس کی وجہ سے ان کو کافی خود بھی مشکلات کا سامنا آ رہا تھا۔ جتنی مینجمنٹ ہے DMD کی PMDC کی ان کو بھی اس حوالے سے ان کو گائیڈ مشکلات تھے۔ اور دوسرے وہاں جو حفاظتی اقدامات تھے، ہم نے وہاں مختلف مائنز کا دورہ کیا دکی کے، وہاں کسی مائنز میں ہمیں ایز سچ جو پریکاشنز تھے سیفٹی کے وہ ہمیں کسی مائنز کے نہ انیشیل سٹیج پر ملے، بلکہ ہم کافی مائنز میں اندر بھی اترے، وہاں پر بھی ہمیں کوئی سیفٹی پریکاشنز نہیں ملے، جس کی وجہ سے بہت وہاں پر جو مزدور تھے لیبر تھے ان کو مشکلات کا سامنا تھا۔ اچھا، تھوڑا سا ہمیں ہمارے ناظرین کے لیے بتائیں کہ یہ جو دکی کول مائنز ہیں اس میں ہم آئے روز حادثات کی خبریں دیکھتے رہتے ہیں، تو اس سال میں کتنے حادثات اب تک ہو چکے ہیں؟ جی، دکی کولز مائن میں اس سال جو حادثات ہوئے جن میں ٹوٹل
12 हादसात हुए हैं, उनमें 18 अफराद जो हैं वो जान की बाजी हार गए हैं, जबकि 8 अफराद को रेस्क्यू भी किया गया इन हादसात में। इसके अलावा मल्टीपल्स जो हैं वो इंजर्ड हुए हैं, जिनका तादाद जो है वो नामालूम है। वहाँ पर कोई ऐसा डेटा भी ऐसा सच नहीं था। पीएमडीसी और डीएमडी के जो अफसरान थे, माइंस इंस्पेक्टर से हमारी बात हुई तो उन्होंने हमें ये डेटा फराहम किया। फर्दर इंजरीज के हवाले से, क्योंकि रोजाना की बुनियाद पर हो जाते हैं ऐसे इंजरीज, तो वो रिकॉर्ड में नहीं रखे जाते, और बहुत सारे मजदूर जो होते हैं वो ऑफिशियल्स तक ये बात पहुंचाते भी नहीं है, बताते भी नहीं है, जिनकी वजह से जो है वो ऑन द रिकॉर्ड नहीं आते। अच्छा, क्योंकि दुकी कोल माइंस आपने भी बताया कि 12 हादसात हुए हैं, 18 लोग जाँ बहक हुए हैं, कई अफराद जो है नामालूम तादाद में वो ज़ख्मी हैं, तो बहुत सारी माइंस हैं। तो यहाँ पे क्या कोई मेडिकल फैसिलिटी या कोई फील्ड हॉस्पिटल हुकूमत बलूचिस्तान की तरफ से कायम किया गया है? नहीं, ऐसा कोई फील्ड हॉस्पिटल वहाँ पर नहीं है, ना ही कोई जो लेबर्स के लिए कोई मखसूस अस्पताल है। ऐसा वहाँ पर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल हमने जो वहाँ खुद जाकर दौरा किया वहाँ पर था, लेकिन उसमें वो बेसिक फैसिलिटीज जो लेबर को मिलनी चाहिए वो हमें वहाँ पर नजर नहीं आई। इसके हवाले से मजदूर जो है वो खुद भी काफी परेशान भी दिखाई दिए और गिला भी करते रहे, गिला शिकवा के हम जो है इस मुल्क की मुआशियत के पहिया को चलाते हैं, उसके बावजूद हमारे लिए कोई ऐसी जो है वो फैसिलिटी नहीं बनाई गई है। अच्छा दौरा बलोच साहब, आप ये बता रहे थे कि वहाँ पर जो बिल्कुल बेसिक प्रोविजंस भी हैं वो अवेलेबल नहीं है वर्कर्स के। अच्छा, कुछ मुख्तलिफ रिपोर्ट के मुताबिक दुकी कोल माइंस के अंदर जो लेबर एम्प्लॉय होता है ये भी खदशा है, या फिर ये कुछ रिपोर्ट्स आई हुई हैं कि ये जो इमिग्रेंट्स होते हैं या एलियंस होते हैं उनको वहाँ पर एम्प्लॉय किया जाता है, और क्योंकि रिकॉर्ड में नहीं होता इनका कहीं पर, तो इसलिए उनको एक्सप्लॉइट करना ज़्यादा आसान होता है, और इनको है ना कोई सेफ्टी प्रोविज़न उनके लिए है ना ज़रूरी बनाने की वो नहीं होती। तो आपको क्या लग रहा था वहाँ पर, क्या जो लोग थे ज़्यादातर लोकल लोग एम्प्लॉय हुए भी थे, या फिर आपको नज़र आ रहे थे कि अफगान भी थे? जी, वहाँ जो जितने मजदूर काम कर रहे थे उनमें इमिग्रेट्स की बड़ी तादाद है, जो अफगानिस्तान के मुख्तलिफ इलाके, काबुल, कंधार के इलाके से वो वहाँ पर काम करने के लिए आए थे। उनके हवाले से मैं आपको एक तशवीशनाक सूरत हाल ये भी बताऊं, वहाँ उनकी जो डेथ कैजुअल्टीज होते हैं, गवर्नमेंट की तरफ से उनको एक छोटी सी अमाउंट 2 से 3 लाख की दी जाती है। जितने इमिग्रेंट्स हैं वो उसके लिए अप्लाई नहीं करते हैं, क्योंकि उनके पास वो जो कंसर्न रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो उनके पास अवेलेबल नहीं होती, जिसकी फायदा यहाँ पर डीएमडी, पीएमडीसी के जो अफसरान है वो उठाते हैं, क्योंकि वो लोग ना कहीं पर कंप्लेन कर सकते हैं, ना उनके पास कोई लीगल डॉक्यूमेंट्स है, वो आकर छुपे छुपाए हुए काम कर रहे हैं। तो ये जो है एक मैम आपने बेहतरीन जो है क्वेश्चन सर आपने इसको हाईलाइट किया है, ये बहुत ही बड़ा इशू है। वो सिर्फ यहाँ दुकी में काम नहीं करते हैं, बल्कि यहाँ पर चमालिंग कोल्स माइन है, मारवाड़ के हैं, अरनाई के हैं, यहाँ शारक के, तमाम जगहों पर वो काम करते हैं, और वो तमाम जो है इलीगल तरीके से हैं। उनके जो एडवांटेज है वो यहाँ के अफसरान उठाते हैं, उनको मुख्तलिफ नोयत पर ब्लैकमेल किया जाता है। यहाँ पर जो माइंस के ठेकेदार होते हैं, मैनेजर होते हैं, वो उनको हर चीज पर ब्लैकमेल करते हैं कि आपके तो कोई राइट्स ही नहीं है, ना ही वो इस तरह कोई डिमांड कर सकते हैं कि हमें ये फैसिलिटी क्यों नहीं दिया जा रहा है, या कोई सवाल उनकी तरफ से उठता ही नहीं है। वो जो भी जुल्म हो वो एक मासूम बनकर उस जुल्म को सहते हैं, वो हर चीज में सरवाइव कर जाते हैं, विक्टिम बन जाते हैं। हाउ इज इट कि इतना बड़ा रिसोर्स है आपका फॉसिल फ्यूल का, और वहाँ पर इतनी लेवल ऑफ जो इनकॉम्पिटेंस एंड एक्सप्लॉयटेशन हो रही है, एंड गवर्नमेंट को कुछ पता ही नहीं? ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट को पता नहीं है, उनके कान के नीचे हो रहा है, उनके नाक के नीचे हो रहा है, और सब इस चीज से अवेयर है। इवन माइंस इंस्पेक्टर जो हैं वो भी इस चीज से अवेयर है, बाकी जितने भी ऑफिशियल्स हैं पीएमडीसी की, डीएमडी के, वो भी इस चीज से अवेयर है। लेकिन इसके बावजूद उनको एडवांटेज इसमें ये मिलता है, जो वहाँ का लेबर है, इलीगल लेबर है, पहले तो वो इनके लिए बहुत बेहतरीन काम करते हैं, और दूसरी बात
वो इनको लो जो है वो रेट पर मिल जाते हैं। उनकी जो मजदूरी होती है वो इनको बहुत महदूद पैसे दे देते हैं। उनका वहां पर काम नहीं है, क्योंकि चूंकि तालिबान का जो एक रजीम आया हुआ है अफगानिस्तान में, वहां पर इन्फ्लेशन जितनी है वो अरूज पर पहुंच चुकी है। बहुत शुक्रिया दौरा बलोच साहब, आपने बहुत ही अच्छे तफसील से ये सब कुछ एक्सप्लेन किया है, और हम उम्मीद ही यही कर सकते हैं कि इस मैटर को रियासत को बहुत ज़रूरी है कि इसको सीरियसली लिया जाए, संजीदगी से इस मामले को डील किया जाए, क्योंकि जो कोल माइनर्स हैं ये शायद ही पाकिस्तान के सबसे ज़्यादा वनरेबल और एक्सप्लॉयटेड लेबर क्लास में से हैं। और नाजरीन, यही था आज का राइट्स वॉच। नाज़रीन, आप हमें फॉलो कर सकते हैं हमारे फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम और टिकटॉक अकाउंट पर। देखते रहिए voicepk.net। आपकी खबर, आपकी आवाज़, voicepk.net।